नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश में मंडी में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की पनबिजली परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। इनमें रेणुका जी बांध परियोजना भी शामिल है, जो लगभग 3 दशकों से लंबित है। केंद्र सरकार की पहल पर 40 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना 6 राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली के सामूहिक प्रयास से ही संभव हो पाई है। 7,000 करोड़ की लागत से निर्मित रेणुका जी बांध राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक लाभ पहुंचाने के लिए हिमालय क्षेत्र की जल विद्युत क्षमता का बेहतर उपयोग करेगा। इसके जरिए दिल्ली को हर साल लगभग 500 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की आपूर्ति की जा सकेगी। पीएम मोदी लुहरी स्टेज एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखेंगे, जो 210 मेगावाट का बांध है। इससे 1800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है और इससे प्रति वर्ष 750 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली पैदा होने की उम्मीद है। पीएमओ के मुताबिक आधुनिक और भरोसेमंद ग्रिड सपोर्ट क्षेत्र के आसपास के राज्यों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। पीएम मोदी लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखेंगे, जो 210 मेगावाट का है। इसे 1800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया जाएगा और इससे प्रति वर्ष 750 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली पैदा होने की उम्मीद है। पीएमओ के मुताबिक आधुनिक और भरोसेमंद ग्रिड सपोर्ट क्षेत्र के आसपास के राज्यों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। पीएम मोदी यूपी चुनाव से पहले मंगलवार को कानपुर के लोगों को मेट्रो की सौगात देंगे। पीएम मोदी का कानपुर दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी कानपुर के निराला नगर मैदान में भी रैली को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वो मेट्रो में बच्चों के साथ भी यात्रा कर उनसे अपने अनुभवों को साझा करेंगे। प्रधानमंत्री कानपुर में आईआईटी के 54वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और इसके बाद वो 11,076 करोड़ रुपए की कानपुर मेट्रो परियोजना का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी मेट्रो में आईआईटी मेट्रो स्टेशन से गीतानगर स्टेशन तक का सफर भी करेंगे और निराला नगर मैदान से हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी मंगलवार को कानपुर में 12,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी का 10:15 पर कानपुर पहुंचने का कार्यक्रम है और फिर 2:30 बजे वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। कानपुर मेट्रो के साथ ही पीएम मोदी कानपुर में बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन का भी उद्घाटन करेंगे और इस 356 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन की क्षमता साल 345 मिलियन टन पेट्रोल और डीजल भेजने की है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग एक बैठक करने जा रहा है। आयोग की यह बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि देश में कोरोना के नए वायरस ओमाइक्रोन के मामले हर दिन तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। आज होने वाली आयोग की बैठक में संभव है कि 5 राज्यों में चुनाव को लेकर कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। राजनीतिक रैलियों को रोकने के बारे में भी इस मीटिंग में चर्चा हो सकती है। बता दें कि गोवा, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल मार्च में अलग अलग तारीखों पर समाप्त हो रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का कार्यकाल मई में समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग अगले महीने चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। आयोग चुनाव प्रचार, मतदान के दिनों और मतगणना की तारीखों के लिए अपने कोविड-19 प्रोटोकॉल में सुधार को लेकर भूषण से भी सुझाव मांग सकता है। बता दें कि पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनावी रैलियों पर बैन और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को टालने के लिए पीएम मोदी और निर्वाचन आयोग से अपील की थी। हाईकोर्ट ने जिस तरह से केंद्रीय चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री से अपील की है, तो निश्चित तौर पर उसके बाद से केंद्रीय चुनाव आयोग के ऊपर भी एक अतिरिक्त जिम्मेदारी बढ़ गई है। और हमारे साथ फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमीन साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका एफएम न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई सभी पार्टियों से सबसे पहले यह अनुरोध है कि वो हर पार्टी का लीडर अपने वर्करों को जानता है, उनके वर्कर्स अपनी जनता को जानते हैं। तो सबसे पहले उनको चाहिए कि वो सबसे पहले कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। और देखिए, देश में भयावह स्थिति पहले हो चुकी है इस देश में, और ये तो कहिए थैंक यू करिए इस गवर्नमेंट का और प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 125 करोड़ टीके लगवा दिए,
जिसकी वजह से आज चुनाव आयोग इस स्थिति में है कि इलेक्शन कराने जा सकता है। लेकिन अमीन साहब, जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये अपील की है कि जो रैलियां हैं उन पर कंट्रोल किया जाए, जो चुनाव है पॉसिबल हो सके तो उसे आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि जो हालात है वो धीरे धीरे बदतर होते जा रहे हैं। देखिए, सवाल इस बात का है, जो हमारा आरपी एक्ट है 1951, उसमें जो 153 क्लास है, उसमें ये कहा गया है बहुत ही इमरजेंसी होती है और या चुनाव आयोग समझता है स्थिति को, तो वो कुछ महीनों के लिए चुनाव को आगे कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर 6 महीने से ज्यादा चला तो फिर उसके लिए पार्लियामेंट जाना होगा और पार्लियामेंट में आगे संविधान में अमेंडमेंट करना होगा और फिर उसके बाद वो राष्ट्रपति शासन लगता है। तो उस वक्त भी ये जो अपोजिशन पार्टियां हैं उस वक्त भी चुनाव आयोग को उत्तरदायी ठहराती हैं। ये गलत बात है, स्थिति देखी जाएगी। देखिए, हमेशा ये रहा है चुनाव आयोग का, जब भी देश में चुनाव होते हैं या प्रदेशों में चुनाव होते हैं उनकी स्थिति का आकलन करता है इलेक्शन कमीशन, और फुल कमीशन जाता है उस स्टेट में और वहां की समीक्षा करता है और वहां के सारे अधिकारियों को भी बुलाया जाता है और सारे दलों के नेताओं को भी बुलाया जाता है, उनसे परामर्श किया जाता है। बिना परामर्श के कोई काम नहीं होता है। वो सबसे पहले परामर्श किया जाएगा इन पार्टियों से और इन पार्टियों से देखा जाएगा कि उनके क्या व्यूज हैं। उसके बाद स्थिति देखी जाएगी, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हिसाब किताब है, वहाँ पे भौगोलिक स्थिति क्या है, वहाँ पे क्या फेस्टिवल्स है, सब देखने के बाद उसकी समीक्षा करने के बाद फुल कमीशन जो है इस निर्णय पे पहुंचता है कि वहाँ चुनाव कराए जाएं या ना कराए जाएं। अमीन साहब, अभी तक की अगर हम बात करें, अमीन साहब अगर अभी तक की हम बात करें तो कोरोना जैसी कोई महामारी एक लंबे अंतराल के बाद हमें देखने को मिल रही है। आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, आपने जो तमाम चीजें गिनाई हैं वो उस स्थिति में गिनाई हैं कि जब हालात सामान्य हो, लेकिन यहां पर हालात सामान्य नहीं है, महामारी फैल रही है, एक नया वेरिएंट हमारे सामने बड़ी चुनौती के तौर पर खड़ा है। इस मौके पर जिस तरह से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं उस पर चुनाव आयोग किस तरह से फैसला ले सकता है? क्या चुनाव टल सकते हैं? उस पर आपका क्या कहना है? जी हाँ, देखिए, चुनाव आयोग की स्थिति बड़ी अलग से है, संवैधानिक है। उसको संविधान को भी बचाना है और जनता को भी बचाना है, देश को भी बचाना है, पार्टियों को भी देखना है। सवाल इस बात का है कि पिछले चुनाव में जो पिछले 5 स्टेट के चुनाव हुए थे उसमें मद्रास हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट भी था कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों और इलेक्शन कमीशन पर FIR मर्डर केस की दर्ज करनी चाहिए, जिसको कि इलेक्शन कमीशन ने चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट को और वहां से उन्होंने कहा था नहीं, ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए, रिमार्क पास नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो संवैधानिक स्थिति के तहत चुनाव किए जा रहे हैं और हमारे देश के जो भी हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी पावर देश के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर है और हमारे यहाँ चुनाव आयोग की एक अपनी अलग कोर्ट है, उसका अपना एक अलग डिसीजन है, उसका एक अपना संविधान है और संविधान के तहत चुनाव कराता है। अभी फिर मैंने बताया आपको, जैसे आप ये कह रहे हैं इस बात को कि भयावह स्थिति नहीं है, लेकिन नहीं, इससे पहले देखा जाएगा, जैसे कि आज आपने सुना होगा कि चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य सचिव को बुलाया है और बुलाकर उनसे चर्चा की जा रही है कि इस बात में क्या स्थिति है और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को देखा जाएगा और हमारे स्टेट के जो चुनाव के चीफ सेक्रेटरीज हैं यानी उस स्टेट के, उनको भी बात की जाएगी कि भाई क्या स्थिति उनके पास दी है हमारे जिला चुनाव अधिकारियों ने, जिले के जो जिला निर्वाचन अधिकारी। बिल्कुल अमीन साहब, यहाँ पर मैं नजर रखी जा रही है। जी अमीन साहब, यहाँ पर सवाल यही उठ रहा है कि एक तरफ तो प्रशासन और सरकारें ये गाइडलाइन जारी करती हैं कि नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, गैदरिंग ना करें, शादियों में लिमिट कर दी गई है, लेकिन उधर इतनी बड़ी बड़ी रैलियां, लाखों लोगों का हुजूम वहां पर पहुंच रहा है, तो ये दोनों चीजें आपस में विरोध कर रही हैं कि उधर आप नियम की बात करते हैं, इधर आप खुद नियम तोड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा सवाल है चुनाव आयोग पर। देखिए, अभी इलेक्शन कमीशन का कोई इस वक्त है नहीं सामने। जब हम घोषणाएं कर देते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इलेक्शन कमीशन आयोग चुनाव घोषित कर देता है, उस वक्त उसका पूरा कंट्रोल आ जाता है स्टेट का या उस देश का। सवाल इस बात का, अभी चुनाव आयोग समीक्षा कर रहा है। अभी चुनाव आयोग इस स्थिति में नहीं कि बिल्कुल चुनाव को मना कर दे या उन लोगों की रैली पे बैन लगाए। यह तो सरकारों को सोचना होगा, जो हर स्टेट की सरकारें हैं उनके अधिकारियों को, उन लोगों को सोचना होगा, जनता को सोचना होगा। सबसे बड़ा सहयोग तो मैं आप लोगों से चाहूंगा। जब कोई बात आती है तो उस बात को लेके आप लोग किस तरीके से चुनाव आयोग को दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं, चाहे वो जनता हो
या अपोजिशन पार्टी हो। बात दोषी ठहराने की नहीं है अमीन साहब, बात दोषी ठहराने की नहीं है। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश चुनाव, पंचायत चुनाव में हमने देखा हालात धीरे धीरे बिगड़ रहे थे। जनता ये कह रही थी कि चुनाव पीछे कर दीजिए, लेकिन उस वक्त में भी चुनाव पीछे नहीं हुए और पंचायत चुनाव के बाद जो स्थिति उत्तर प्रदेश में हुई वो आपने, हमने, सबने देखी। देखिए आपको मैं समझा दूं बात जी। चुनाव आयोग का काम सिर्फ एमएलए, एमएलसी, राज्यसभा और लोकसभा से होता है और राष्ट्रपति के चुनाव से है। जहां तक सवाल आपने लोकल चुनाव की बात की है, पंचायत चुनाव की, उस पंचायत चुनाव में चुनाव आयोग का कोई मसला नहीं है, क्योंकि उनके स्टेट के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो होते हैं विकास के जो सेक्रेटरी होते हैं, डेवलपमेंट का जो सेक्रेटरी होगा, कमिश्नर होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये उस वक्त उन लोगों को देखना चाहिए था। जैसे मैं अभी कह रहा हूँ जनता है, ये जो रैलियां कर रहे हैं ये एक विस्फोटक स्थिति पैदा ना हो, इसलिए अपने वर्करों से कहें, अपने पार्टी के लोगों से कहें, अपने नेताओं से कहें और उसका ध्यान रखें, पूरा कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमीन साहब, इलेक्शन की स्थिति सही रहेगी। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि अभी बैठक होगी और बैठक के बाद जो 5 राज्यों में होने वाले चुनाव हैं जिन्हें लेकर हाईकोर्ट ने चिंता जताई है उस पर फैसला लिया जाएगा, रैलियों को लेकर फैसला लिया जाएगा। कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को टैक्स चोरी के आरोप में कानपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। जीएसटी इंटेलिजेंस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए कानपुर से अहमदाबाद ले जाने की संभावना है। अब तक की छापेमारी के दौरान उनके पास से 257 करोड़ कैश और ज्वेलरी बरामद हुई हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अफसरों के अनुसार जैन को सीजीएसटी एक्ट की धारा 69 के तहत गिरफ्तार किया गया है। एजेंसियों की कार्रवाई के दौरान कारोबारी जैन के घर के अंदर तहखाना मिला और एक फ्लैट में 300 चाबियां मिली। कानपुर के ज्यादातर पान मसाला मैन्युफैक्चरर्स पीयूष जैन से ही पान मसाला कंपाउंड खरीदते हैं। बता दें कि इससे पहले रविवार को कारोबारी के कन्नौज स्थित पुश्तैनी घर में भी छापेमारी की गई। गुरुवार को जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय यानी डीजीजीआई और आयकर विभाग की टीम ने कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर वाले घर पर छापा मारा था। इस दौरान अलमारियों में इतने पैसे मिले थे कि नोट गिनने की मशीनें बुलाई गईं। कुल 8 मशीनों के जरिए पैसे को गिना गया था। दिल्ली और हरिद्वार में हुए धार्मिक सम्मेलनों और उनमें घर वापसी और नरसंहार के आह्वान पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने चिंता व्यक्त की है। 76 अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया। चिट्ठी में लिखा गया कि सम्मेलनों की आड़ में देश की धार्मिक स्वतंत्रता को कुचलने की कोशिश की जा रही है। अधिवक्ताओं ने इस मामले को संज्ञान लेने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि हरिद्वार में हाल ही में धर्म संसद का आयोजन किया गया था। आरोप है कि इस धर्म संसद में नफरती भाषण दिया गया था। चिट्ठी में कहा गया कि 17 से 19 दिसंबर के बीच हरिद्वार में साधु संतों की बैठक में देश के संवैधानिक मूल्यों और सांप्रदायिक सौहार्द के खिलाफ भाषण दिए गए और अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हथियार उठाने की बात कही गई थी। चिट्ठी लिखने वाले वकीलों में दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण, वृंदा ग्रोवर, सलमान खुर्शीद, पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अंजना प्रकाश, अन्य जाने माने वकील शामिल हैं। वकीलों की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि धर्म संसद में न केवल अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया बल्कि विशेष समुदाय के लोगों के नरसंहार का खुला आह्वान किया गया। धर्म संसद का एक वीडियो भी सामने आया। इसमें साध्वी अन्नपूर्णा कहती हैं, अगर आप उन्हें खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें मार दें। हमें 100 सैनिकों की जरूरत है जो 20 लाख को मार सकें। पीएम मोदी नए साल में 6 जनवरी को यूएई की यात्रा पर जाएंगे। अपने यात्रा के दौरान पीएम भारत यूएई मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। भारत के लिए यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। दुबई एक्सपो में पीएम मोदी इंडिया पवेलियन का भी दौरा करेंगे। ये एक विशाल 4 मंजिला मंडप है जो भारत की संस्कृति, योग, आयुर्वेद और अंतरिक्ष कार्यक्रम के साथ भारत की समृद्ध परंपरा और उच्च तकनीकी क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। प्रधानमंत्री की यात्रा का अन्य मुख्य फोकस भारत यूएई मुक्त व्यापार समझौते पर होगा। इस महीने की शुरुआत में कार्यक्रम में बोलते हुए व्यापार मंत्री गोयल ने कहा कि एफटीए भारत के लिए एक उत्कृष्ट उपलब्धि है। यह बहुत सारे क्षेत्रों के लिए बहुत सारे दरवाजे खोलेगा। यह भारत का अब तक का सबसे तेज एफटीए होगा जिसका हिस्सा भारत बनने जा रहा है। भारत यूएई के बीच एफटीए यानी मुक्त व्यापार के लिए बातचीत सितंबर में शुरू हुई थी।
दिसंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली में भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते का तीसरा दौर हुआ। दोनों देशों के बीच व्यापार बेहद मजबूत रहा। साल 2018-19 के लिए $30 बिलियन से अधिक के व्यापार के साथ संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। यूएई ने भारत में निवेश और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए $100 अरब की प्रतिबद्धता जताई। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी है और हर स्तर पर जुड़ाव बढ़ा है। सलमान खान को क्रिसमस के दिन सांप ने काट लिया था। सलमान अपने पनवेल फार्म हाउस में क्रिसमस सेलिब्रेट करने गए थे, जहां उन्हें सांप ने काटा। इसके बाद फैंस उनकी सेहत को लेकर चिंता जताने लगे। हालांकि अब खुद सलमान खान का बयान आया है कि जहरीले सांप ने उन्हें 3 बार काटा था। इलाज के बाद उनकी तबीयत ठीक है। एक कमरे के अंदर सांप घुस गया था। यहाँ पर जंगल में रहते हैं फार्म हाउस में, तो हमने फार्म हाउस को कोई एकदम बड़ा नहीं बनाया, जैसे था वैसे ही है। तो कमरे के अंदर सांप घुस गया तो बच्चे डर गए थे, तो मैं चला गया। तो बोला एक लकड़ी दे दो मुझे। तो लकड़ी आई तो इतनी छोटी लकड़ी आई, तो मैंने बोला लंबी लकड़ी दो। तो फिर एक लंबी लकड़ी आई, तो मैंने सांप को उठाया बड़े प्यार से और उसको बाहर लेके आया, और सांप भी बड़ा प्यार से लिपट गया उसके ऊपर। और फिर वो सांप धीरे धीरे लकड़ी चढ़ना शुरू कर दिया, मेरे हाथ पे आ गया। तो मैंने सांप को यूँ ले लिया दूसरे हाथ में, और वो लकड़ी छोड़ के सांप को मैंने पकड़ लिया छोड़ने के लिए। तो यहाँ के जितने भी गांव वाले हमारे जो स्टाफ है उनको पता है कि वो कंधारी सांप है, तो उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया कंधारी कंधारी कंधारी। तो वो सांप को समझ में आया कि वो कंधारी है, उसको काटना ज़रूरी है। तो उसने मुझे एक बार डसा, फिर चावला 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 के काटा 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 काटा, इतना ज़ोर से एक शोर हुआ। तो उसको समझ में आया कि अच्छा ये काटना होता है। तब उसने एक और बार काटा, फिर हॉस्पिटल 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 हॉस्पिटल। इतना कमोशन हो गया था वहाँ पर कि वो जहरीला टाइप का सांप है। तो फिर उसने तीसरी बार और काटा। तो फिर मैंने उसको सांप को बड़े प्यार से छोड़ दिया, और फिर वो हम हॉस्पिटल चले गए, और हॉस्पिटल में पता चला कि ये अलग किस्म का सांप है। वो जो कंधारी जो क्रेट है, लेकिन ये वो वाला क्रेट नहीं है। तब फिर वापस आए और वो सांप यहीं पर था, तो हमने उस सांप को प्यार से वापस यहीं पे छोड़ दिया। अब आपकी तबीयत तो ठीक है? कैसी लग रही है आपको? हाँ, तो बस देश में जानलेवा कोरोना वायरस के खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। देश में अब तक इस वेरिएंट से 19 राज्य में 578 लोग संक्रमित हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस वेरिएंट से संक्रमित 151 लोग ठीक हो चुके हैं। ओमिक्रॉन संक्रमितों के मामले में दिल्ली ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया। दिल्ली में अब सबसे अधिक 142 मामले हो गए हैं, वहीं महाराष्ट्र 141 संक्रमितों के साथ दूसरे स्थान पर बना है। इसके अलावा गुजरात में 49, तेलंगाना 44, केरल में 57, तमिलनाडु में 34, कर्नाटक में 38, राजस्थान में 43, हरियाणा में 10, मध्य प्रदेश में 9, उड़ीसा में 8, आंध्र प्रदेश में 6, पश्चिम बंगाल में 6, जम्मू कश्मीर में 3, उत्तर प्रदेश में 2, चंडीगढ़ में 3, लद्दाख में 1, उत्तराखंड में 1 और हिमाचल में भी 1 ओमिक्रॉन का मामला सामने आया है। पूरी दुनिया में कोरोना एक बार फिर से तेजी के साथ फैल रहा है। बदलते वक्त के साथ कोरोना के वेरिएंट भी बदलते जा रहे हैं और भविष्य में भी नए वेरिएंट सामने आने की बात आ रही है। अभी हर तरफ ओमिक्रॉन की दहशत देखने को मिल रही है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि आगे एक और खतरनाक वेरिएंट आ रहा है, जिसका नाम है डेल्मिक्रॉन। इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसे बना डेल्मिक्रॉन और भारत में यह कितना घातक साबित हो सकता है। 2 साल पहले शुरू हुआ कोरोना रूपी राक्षस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जैसे ही लगता है कि कोरोना का अंत हो गया, वैसे ही वो नया रूप धारण कर सामने आ जाता है। बदलते समय के साथ कोरोना के वेरिएंट भी बदल गए। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन के बाद अब डेल्मिक्रॉन वेरिएंट सामने आ रहा है। विशेषज्ञों की माने तो डेल्मिक्रॉन डेल्टा और ओमिक्रॉन को मिलाकर बना है।
यूरोप और अमेरिका में तेजी से पैर पसार रहा ओमिक्रॉन भारत में भी फैलने लगा है। इसी बीच पिछले कुछ दिनों से कोरोना का सुपर स्ट्रेन डेल्मिक्रॉन भी जोरों पर चर्चा में है। माना जा रहा है कि डेल्मिक्रॉन ही अमेरिका और यूरोप में कोरोना के तूफानी गति से बढ़ने के लिए जिम्मेदार है। इस सुपर स्ट्रेन को लेकर कई विशेषज्ञ चिंता जता चुके हैं। डेल्मिक्रॉन कोरोना का नया वेरिएंट नहीं है। दरअसल कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलकर एक सुपर स्ट्रेन बना रहे हैं, जिसे डेल्मिक्रॉन कहा जा रहा है। बता दें कि एक ही व्यक्ति में डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों के संक्रमण से पैदा होने वाली स्थिति को ही डेल्मिक्रॉन कहा जा रहा है। डॉक्टर्स का मानना है कि कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोग डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों ही वेरिएंट से संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे ही लोगों के अंदर डेल्टा और ओमिक्रॉन के वायरस मिलकर नया सुपर स्ट्रेन डेल्मिक्रॉन बना रहे हैं। डेल्मिक्रॉन में डेल्टा और ओमिक्रॉन के जुड़वा स्पाइक प्रोटीन है। दोनों वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन होने की वजह से ही डेल्मिक्रॉन ज्यादा घातक असर दिखा रहा है। स्पाइक प्रोटीन से ही कोरोना वायरस मानव शरीर की कोशिका में घुसने के दरवाजे खोलता है। विशेषज्ञों का मानना है कि डेल्मिक्रॉन फैलने का खतरा कमजोर इम्यूनिटी वाले बुजुर्गों और एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित लोगों में ज्यादा है। ऐसे ही लोग जिन्हें अब तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगी है, उनमें भी डेल्मिक्रॉन संक्रमण फैलने का खतरा है। ऐसे इलाके जहां वैक्सीनेशन कम हुआ है, उस इलाके के लोगों पर भी डेल्मिक्रॉन कहर ढा सकता है। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के डॉक्टर शशांक जोशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, भारत में अभी डेल्टा ही प्रभावी वेरिएंट है। ओमिक्रॉन दुनिया के बाकी हिस्सों में तेजी से डेल्टा की जगह ले रहा है, लेकिन यह भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन मिलकर भारत में कैसा व्यवहार करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक डेल्मिक्रॉन से उन लोगों को ज्यादा खतरा है जो कमजोर इम्यूनिटी वाले या अनवैक्सीनेटेड हैं। भारत में अभी तक करीब 38% लोगों को कोरोना वैक्सीन के कोई डोज नहीं लगी, यानी देश में करोड़ों लोग अनवैक्सीनेट हैं। इन्हीं लोगों को कोरोना के सुपर स्ट्रेन डेल्मिक्रॉन फैलने से सबसे ज्यादा खतरा होगा। इसीलिए भारत में हालात न बिगड़े, इसके लिए सरकार को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के साथ साथ जनता को भी कोविड के नियमों का पालन करना होगा, तभी जाकर हालात सामान्य रहेंगे। स्पेशल डेस्क FM न्यूज। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।